जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग एनालिसिस। जो पेपर हमारा 5 जुलाई 2024 को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि 5 तारीख की तीसरी शिफ्ट का पेपर है ये, उसका आज हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। और ये हमारा एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग एनालिसिस का 19वां वीडियो है। इससे पहले 18 वीडियो और एनालिसिस के आ चुके हैं, जिसमें रीजनिंग में मतलब जितनी भी समस्याएं आ सकती हैं या एसएससी जिन पैटर्न पर सवाल पूछती है, वो सारी की सारी समस्याएं और सवाल और पैटर्न आपको उन वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देखें। और मेरी ये गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को या और हमारे जो 18 वीडियो हैं, अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं और समझ के सवाल हल करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे ना, उनमें आप पूरे में से पूरे, यानी कि 25 में से 25 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देख लें। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम अब आज हम वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा आज का, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास एक समीकरण दिया है। इस समीकरण के अलावा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रत्येक ऑप्शन में दो संख्याएं हैं। हमसे सवाल कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, मतलब इस समीकरण में इन ऑप्शन की किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, तब हमारा उत्तर 105 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 और 11। पहले ऑप्शन से ही हम ट्राई करेंगे। तो 11 अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 136। कितना लिखेंगे? 136। 136 लिखने के बाद हम करेंगे माइनस के बाद है हमारा 176। कितना है? 176। अब हमें किसको बदलना है? 11 को। यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है। 11 और 8 को आपस में बदलना है, तो भाग हम लगा देंगे यहाँ फिर 8 का। 11 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और करेंगे इंटू में आएगा 8 को हम किससे बदलेंगे? 8 को बदलेंगे हम 11 से। यहाँ हमारा 11 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे हम, और इन दोनों को नहीं बदलना है, तो 22 × 3 हमारे पास हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा? 66। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 136 हमारे पास यहाँ आ गया, माइनस 176 में जब हम 8 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 22। कितना मिल जाएगा? 22। और 22 का गुणा करना है हमें 11 में। 11 का गुणा करने के बाद प्लस का करेंगे हम 66। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ 136 और 66। 136 और जब 66 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 202। कितना मिल जाएगा? हमें 202 मिल जाएगा। अब 202 हमारे पास यहाँ आ गया, माइनस करेंगे 22 × 11। तो 22 × 11 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 242। कितना मिल जाएगा? 242। अब यहाँ हम 202 में से 242 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 40 उत्तर आएगा। कितना आएगा? माइनस का 40। लेकिन हमें कितना चाहिए? 105। तब हम कह देंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब हम ट्राई करेंगे 8 और 3 को। ठीक है, 8 और 3 को बदल के देखते हैं हम। अब 8 हमारा सबसे पहले लिखेंगे हम 136। कितना लिखेंगे हम लिखेंगे 136। सबसे पहले लिखेंगे हम 136, माइनस करेंगे 8 और 3 बदलना है हमें, तो 176 में हम 11 का भाग लगा देंगे। 176 में जब हम 11 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा? 16। और 16 को हम यहाँ 8 है, 8 को बदलना है हमें 3 से, तो 16 का गुणा हम कर देंगे 3 में, प्लस यहाँ 22 × 3 है, 3 को 8 से बदलेंगे तो 22 × 8 हो जाएगा हमारा 176। कितना हो जाएगा? 176। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको हल करेंगे 136 और 176। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये अगर हम लमसम देखेंगे तो 312 हो जाएगा हमारा। कितना होगा? 312। और 312 में से हम घटाएंगे 48, तो हमारा उत्तर 105 से ज़्यादा आ रहा है। तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है। फिर हम ऑप्शन नंबर 3 को ट्राई करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 22 और 176 है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है हमारे पास 136, माइनस करेंगे यहाँ 176 को हमें किससे बदलना है? 22 से। तो 22 में जब हम 11 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 का जब हम 8 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा? 16। अब हम करेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा 176 × 3। तो 176 × 3 करेंगे तब हमें मिलेगा, कितना करेंगे हम? 176 × 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 136 में से हम घटा देंगे 16, तो हमें मिल जाएगा 120। कितना मिल जाएगा? 120। प्लस का यहाँ करेंगे तो 3 × 6 हमारे पास हो जाएगा 18, और 3 × 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5। तो ए वाला ऑप्शन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब हम कह देंगे ए वाला भी हमारा गलत है। फिर हम आखिरी ऑप्शन को चेक करेंगे। अंतिम ऑप्शन है हमारे पास 11 और 22। समीकरण है हमारे पास 136, ठीक है, माइनस 176 भाग 11, तो 11 की जगह हम लेंगे 22। 22 में जब हम 176 में 22 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 का 8 में गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 64।
फिर इसके बाद प्लस करेंगे हम 22 है, 22 की जगह हम 11 लिखेंगे, 11 × 3 करेंगे तब हमें मिलेगा 33। ठीक है, तो 136 और 33 हमारे पास हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा? 169। 169 में से जब हम 64 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 105। कितना मिलेगा? 105। और 105 ही हमें चाहिए, तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14 126 से संबंधित है। 14 126 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 189 से संबंधित है। 21 189 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 32 निम्न में से किससे संबंधित होगी? तो 32 का संबंध किससे होगा? तो 32 का संबंध देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ इनमें क्या नियम लग रहा है। तो 14 × 9 करेंगे हम। 14 × 9 करेंगे तो हमें 126 मिल जाएगा। इसी प्रकार 21 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 189। ठीक है, तो फिर जब 32 में गुणा करेंगे हम 9 का, 32 में गुणा करेंगे हम 9 का तो हमें मिल जाएगा 288। कितना मिल जाएगा? 288, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से कोई 3 ऑप्शन जो है ना वो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक चौथा ऑप्शन जो होगा ना वो इन तीनों ऑप्शनों से अलग होगा। तो हमें उस चौथे यानी कि अलग ऑप्शन की पहचान करनी है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले पेपर में तो आप क्या करेंगे? वर्णमाला में इनके क्रम लिख लेंगे सबसे पहले। तो डी का क्रम हमारे पास होता है 4, जी का क्रम होता है 7, जे का क्रम होता है 10। ये आ गए पहले ऑप्शन के क्रम। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 8, एच का क्रम होता है हमारे पास 8। फिर है के का क्रम है 11। फिर है एन का क्रम है 14। ठीक, फिर पी, तीसरे ऑप्शन में पी का क्रम होता है 16। फिर है एस का क्रम 19। फिर है यू का क्रम होगा हमारे पास 21। ठीक है, फिर आएगा चौथा ऑप्शन टी का क्रम है 20। फिर है डब्लू का क्रम है 23 और जेड का क्रम है 26। इस तरीके से क्रम लिखने के बाद हम देखेंगे इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ 4 और 3 7 हो रहा है प्लस का। ठीक है, यहाँ भी हमारा प्लस का 3 हो रहा है। फिर हम देखेंगे अगले ऑप्शन में यहाँ प्लस का 3 हो रहा है हमारे पास। फिर अगले में देखेंगे यहाँ भी हमारे पास प्लस 3 है। यहाँ देखेंगे तो प्लस का 3 हो रहा है। फिर यहाँ प्लस का 2 होगा। फिर 20 और 3 में अंतर आएगा प्लस का 3। 23 और 26 में आएगा प्लस का 3। अब हमें दिखाई दे रहा है सब में प्लस 3 है। ठीक है, प्लस 3 है, इधर भी प्लस 3 है। केवल तीसरे वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन हमारे एक प्रकार से समान है क्योंकि सब में प्लस 3 आ रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 में प्लस 3 प्लस 2 आ गया तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा फिर सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वाई जेड डब्ल्यू टी किससे संबंधित है? डी ई ए एक्स से संबंधित है। उसी प्रकार क्यू आर ओ एल का संबंध किससे है? भी डब्ल्यू एस पी से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए आर एस पी एम निम्न में से किससे संबंधित है? किसका संबंध पूछ रहा है? वो आर एस पी है। जब भी आपको वर्णमाला का ऐसा सवाल मिलता है तो आप वर्णमाला में जिनके बीच संबंध पूछा है उनके सबसे पहले क्रम लिखेंगे। तो वाई का क्रम होता है हमारे पास 25, जेड का क्रम है 26, डब्ल्यू का क्रम है 23 और टी का क्रम है हमारा 20। ठीक है, फिर डी का क्रम होता है 4, ई का क्रम 5, ए का क्रम 1, एक्स का क्रम होगा हमारे पास 24। फिर क्यू का क्रम हमारे पास होता है 17, आर का क्रम होगा 18, ओ का क्रम होगा 15 और एल का क्रम है 12 हमारे पास। फिर भी का क्रम होता है 22, डब्ल्यू का क्रम वर्णमाला में होता है 23, एस का क्रम होता है 19 और पी का क्रम होता है हमारा 16। अब हम देखेंगे इनमें क्या नियम लग रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे बाई, पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करेंगे। बाई का है डी, यानी कि बाई में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। फिर है 26 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ई। ठीक है, फिर है 23 में जब हम कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ए। 23 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए। फिर टी में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 24 यानी कि एक्स मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें नियम लग रहा है। अब जब भी 2 आपको दिए होते हैं नियम निकालने के लिए और तीसरे में नियम पूछे तो पहले वाले में जो नियम लग रहा होता है ना वही इस दूसरे वाले में नियम लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो आप दूसरे वाले में नियम देख के अपना समय बर्बाद मत करना क्योंकि दोनों में एक ही नियम लगता है, उसके बाद ही वो तीसरे में नियम पूछ रहा है। तो आप केवल पहले का नियम निकाल लेंगे, उसके बाद आप तीसरे में नियम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो इनके हम क्रम डालेंगे। आर का क्रम होता है हमारे पास 18, एस का 19, पी का क्रम 16 और एम का क्रम होता है हमारे पास 13। अब पहले अक्षर में जोड़ना है हमें प्लस का 5, तो 18 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 23, और 23 पे हमारा होता है डब्लू। ठीक है, फिर अब 15, 15 में फिर हमको 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 20, और 20 पे हमारा होता है टी। फिर अब पी, पी का क्रम 16, 16 में हम जोड़ेंगे 4, 4 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा फिर से कितना 20। यहाँ हमसे एक गलती हो गई है, ए है एस, एस का क्रम है 19। ठीक है, 19 में जब हम कितने जोड़ेंगे 5, 19 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 24। क्या मिलेगा 24, तो टी नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा एक्स। क्या आएगा एक्स। फिर है पी, पी में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 20, 20 पे होगा टी। और एम, एम में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17, और 17 पे हमारा होगा क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्स टी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें आपने देखा केवल और केवल एक अक्षर या उसके क्रम से कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई और हमारा पूरे के पूरा ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर गलत हो जाता है हमारा। तो आपको बड़ी सावधानी से पेपर में हल करना है सवाल को देखते हुए। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास श्रृंखला दी है CPW HRA MTE RVI और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ हम सबसे पहले श्रृंखला लिखेंगे। श्रृंखला है हमारे पास श्रृंखला है CPW HRA MTE RVI और हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निकालना है। तो सी का वर्णमाला में क्रम होता है 3, पी का क्रम 16, डब्ल्यू का क्रम 23, एच का क्रम 8, आर का क्रम हमारे पास होता है 18। आर का क्रम कितना होता है, आर का क्रम होता है 18, ए का क्रम 1, एम का क्रम 13, टी का 20, ई का 5, आर का फिर से हमारा 18, भी का 22, आई का 9। अब हम देखेंगे इसमें क्या नियम लग रहा है। तो हम पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करते हैं। सी का एच हो रहा है यहाँ 3 का 8 मतलब का प्लस का 5, फिर 8 और 5 हमारे होते हैं 13, फिर 13 और 5 होते हैं हमारे 18, यानी प्लस का 5। तो यहाँ भी जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमें 18 और 5 मिल जाएगा 23, और 23 पे हमारे पास क्या होता है डब्लू। 23 पे जब डब्लू होगा तो हम ऑप्शन को भी देखेंगे, तो डब्लू हमारा केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो हम देखेंगे डब्लू केवल हमें एक ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम केवल डब्लू से ही अपना उत्तर लगा सकते हैं, तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब अगला हम और चेक करते हैं। 16 है, 16 के बाद यहाँ हो गया 18 यानी +2, 18 के बाद हो गया +2 यानी कि 20, 20 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 22 यानी +2, और 22 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल गया 24। कितना मिलेगा 24, और 24 पे हमारे पास होता है x। ठीक है, फिर है 23, 23 में जब हम कितना जोड़ेंगे, 23 में जोड़ेंगे हम 4 तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, और 1 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 5। ठीक है, फिर 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13, और 13 पे हमारे पास होता है m। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा WXM ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, A डिवाइड B का अर्थ है A B का पुत्र है, A इंटू B का अर्थ है A B की बहन है, A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, और A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है। ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए ज्ञात करें कि निम्न में से किसका अर्थ है कि एस टी का पति है। तो इस सवाल का आप लोग हमें उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमेशा की तरह आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को बताना होता है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको इसको दोबारा बताएंगे। लेकिन पहले आप इसको हल करेंगे। हल करने से क्या होता है, अगर आपकी जो परेशानी होती है ना वो आपके सामने आ जाती है। अगर आप हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हल होता है तो हम आपको बताएंगे और आप समझना कि आपसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। MN हमारे पास एक दर्पण खड़ा हुआ दर्पण है, इसका हमें प्रतिबिंब निकालना है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा राइट में आ गया और राइट वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट में चला गया। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ए हमारे 3 ऑप्शनों में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले P आ रहा है, तो फिर चौथे ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास P की दिशा बदल जाएगी, तो पहले और तीसरे ऑप्शन में P सही है, दूसरे ऑप्शन में P गलत है, तो दूसरे ऑप्शन को कैंसिल करेंगे। फिर हमारे पास 4 तीसरे ऑप्शन में गलत है, केवल पहले ऑप्शन में सही है, तब हम कह देंगे पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण मान लीजिए आपके पास M है। ठीक है, तो अगर इसका आप दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो M का M ही रहेगा, और इसका अगर जल प्रतिबिंब निकालोगे तो M का आपके पास W हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 3 है, ठीक है, 3 अगर आप इधर खड़े हुए दर्पण में देखोगे तो 3 आपके पास ऐसा हो जाएगा, 3 ऐसा हो जाएगा। फिर अगर आप जल प्रतिबिंब में देखते हो तो 3 आपके पास ऐसा ही रहेगा, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना वो ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम करते हैं। अगर हम देखते हैं वन, क्या वन में आपको समझ में आ जाएगा। वन का हम जब देखेंगे तो वन को इस तरीके से करेंगे इधर वाले दर्पण में, कौन से वाले में, खड़े दर्पण में। और जब इसका जल प्रतिबिंब आएगा तो जल प्रतिबिंब में नीचे वाला बेस है ना वो पहुंच जाएगा ऊपर और ए बन जाएगा हमारा ऐसा, जिस साइड है ना उसी साइड बन जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है, आखिर में उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक वर्गाकार चौकोर शीट है, इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, एक फोल्ड किया गया है बीच में से, फिर बीच में से फोल्ड करने के बाद भी इसमें एक डबल फोल्ड दे दिया है। तो सिंगल फोल्ड के बाद छेद करने पर उसमें कितनी आकृति बनती हैं, 2, और डबल फोल्ड करने के बाद उसमें आकृति बनती हैं 4। तो सबसे पहले तो यहाँ से 3 छेद कर दिए हैं, जब खुलेगा ना, यहाँ से खुलेगा तो 1, 2 और 3 इस तरीके से इसके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किस में जा रहे हैं, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में जा रही है हमारे। तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ऊपर का भाग ए हो जाएगा और जब इसको पलटेंगे यानी जल प्रतिबिंब करेंगे तो नीचे का भाग हमारा ए हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम देखेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में RUIN को 3098 लिखा जाता है और TURN को 9630 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा। इस सवाल में सबसे पहले हम दोनों साइड कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारे पास एक तो R है, इधर भी R है। इसके बाद हम इधर देखेंगे तो R को हम मान लेते हैं, हमने 3 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर देखेंगे अगला कॉमन है हमारे पास I, वो U कॉमन है तो U को हम किससे हटा देंगे, U को मान लिया हमने 9 से कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद बचता है हमारे पास N, दोनों साइड N है तो N को हम कैंसिल कर देंगे 0 से, ठीक है। इस तरीके से बचता है, उसको उससे कैंसिल कर देते हैं। ऊपर वाले में बचा हमारा I और I के लिए बचा हमारे पास 8 और दूसरे वाले में बचा T के लिए बचा हमारे पास 6। अब वो हमसे पूछ रहा है I को कैसे लिखा जाएगा, तो I को 8 लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब पहले वाले में हमारे पास कॉमन क्या क्या था, R, U और N, ठीक है। हमने कैंसिल किस किस से किया, 309। अगर वो आपसे इन तीनों में से किसी भी अक्षर का कोड पूछता तब आप बिल्कुल नहीं बता पाते इन तीनों अक्षरों का फिक्स कोड कौन सा है। तो आपसे वो इस तरीके से नहीं पूछता है, वो आपसे वही पूछेगा जो प्रश्न बनेगा, यानी कि जो शेष बचेगा केवल आपसे वही पूछेगा। तो आप गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल, दोनों साइड बस कॉमन देखना है, दोनों साइड कॉमन क्या क्या है उनको हटा देंगे, जो बचता है उसको हम रख लेते हैं केवल। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो फरवरी के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। फरवरी हमारे पास कहाँ है, फरवरी है चौथे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर नीचे तो है नहीं तो ऊपर जाएंगे हम, एक छोड़ देंगे बीच में, एक छोड़ने के बाद हमारे पास आएगा मई, तो फरवरी के विपरीत क्या हो जाएगा, मई। इसमें एक छोड़ के चलते हैं और वो एक दूसरे के विपरीत होता है। अब पूछा उसने अप्रैल, तो अप्रैल के बीच में हम मई छोड़ देंगे तो अप्रैल के बीच में हो जाएगा मार्च और इसके विपरीत हमारा हो जाएगा जून, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास सबसे पहले 28 के बाद है हमारे पास बी का अर्थ है इंटू करेंगे हम 7 का, 7 के बाद है हमारे पास डी का अर्थ है माइनस करेंगे हम 17 नहीं है 176 है, 176 का माइनस करेंगे। उसके बाद है ए का मतलब है डिवाइड करेंगे हम 8 का, 8 के बाद है हमारे पास सी का अर्थ है प्लस करेंगे हम 13 का, ठीक है। तो जब 28 इंटू 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 196, कितना मिल जाएगा 196 मिलेगा हमें, माइनस करेंगे और 176 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22 मिलने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 13 ऐड करेंगे तो 196 और 13 को अगर हम ऐड करते हैं प्लस के ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 196 और 13 हमारे पास होगा 209। कितने होगा 209 में से हम 22 घटा देंगे तो 209 में से हम 22 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 187, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा।
सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण में हमारे पास है 13, 13 के बाद है भाग, भाग को हमें बदलना है गुणा से, गुणा करेंगे हम 3 का, फिर है प्लस, प्लस को बदलेंगे हम माइनस से, माइनस करेंगे हम 2 का, 2 के बाद है गुणा, गुणा को फिर हम बदलेंगे भाग से, भाग कर दिया हमने 2 का, फिर है माइनस, माइनस को बदलेंगे हम प्लस से, प्लस कर देंगे यहाँ 11। केवल और केवल हमें चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना है। इसका भाग करेंगे तो मिलेगा हमें 1, इसका भाग करेंगे तो मिलेगा हमें 39 यानी कि 39, 39 माइनस हो जाएगा 1, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, तो 39 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 38, और 38 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 49। कितना मिल जाएगा? 49 यानी कि 49। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है हमारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि प्रकाश और अंधा, इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है? तो प्रकाश और अंधा, प्रकाश का मतलब हो गया दिखाई देना। ठीक है, प्रकाश में हम देख सकते हैं, और अंधे का मतलब है दिखाई नहीं देना। तो इस तरीके से ये दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत या विलोम या फिर अपोजिट हो गए। तो अब हमें देखना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन से शब्द एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास संवाद और गूंगा। संवाद का मतलब होता है बोलचाल या वार्तालाप। ठीक है, संवाद का मतलब, गूंगे का मतलब जो बोल नहीं सकता। वार्तालाप या बोलचाल के विपरीत क्या होगा? गूंगा। ठीक है, बोलने वाला और बिल्कुल नहीं बोलने वाला, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो जो संबंध हमारा प्रकाश और अंधे में है, वही संबंध हमारा संवाद और गूंगे में है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ऐसी आकृति में हम त्रिभुज निकालने के लिए एक आकृति वाले त्रिभुजों की कुल संख्या देखते हैं कि एक आकृति वाले कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हैं। तो सबसे पहले हम इनके नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद एक यहाँ बनेगा 7, फिर यहाँ बनेगा 8, फिर यहाँ 9, फिर एक त्रिभुज ए बनेगा हमारा 10। तो एक आकृति वाले कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए? 10। ठीक है, अब देखेंगे हम 2 आकृति वाले। तो 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास देखेंगे हम 2 आकृति वाले त्रिभुज कौन कौन से हैं। तो 2 आकृति वाले सबसे पहले तो त्रिभुज है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो 2 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 और 2। उसके बाद है हमारे पास 2 और 10। कौन कौन से त्रिभुज हैं हमारे पास? 2 और 10 नहीं है। 2 देखो, 2 आकृति वाला एक हमारा ऐसे हो गया, इसको हम कह देते हैं 11। ठीक है, 10 तो हमारे पास यहाँ हो गया, तो इसको बोल देंगे हम 11। तो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास 2 और 11। ठीक है, 2 आकृति वाला। और तीसरा त्रिभुज है हमारे पास, तीसरा त्रिभुज कौन सा आ रहा है? तीसरा त्रिभुज आ रहा है हमारे पास 7 और एक ए वाला खाली वाला, ऐसा, इसको हम बोल देते हैं 12। ठीक है, तो तीसरा त्रिभुज हमारे पास है 7 और 12। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 आकृति वाले। तो 3 आकृति वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? तो 3 आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास है, सबसे पहले तो हम देखेंगे 5, 4 और 3। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा, यानी 3, 4 और 5। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ए बन गया। और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज बनेगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया, मान लेते हैं हम 8, 9 और 10। कौन सा मान लेते हैं? 8, 9 और 10। 8, 9, 10, कितना? 10। और इसको मान लेते हैं हम 13 और 14। तो फिर 8, 9, 10 नहीं मानेंगे, हम कह देंगे 8, 13 और 14। ठीक है, 8, 13 और 14। तो कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए? 10 त्रिभुज सिंगल आकृति के, 3 त्रिभुज डबल आकृति के और 2 त्रिभुज ट्रिपल आकृति के। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ गई 15। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसे हम बिल्कुल बारीकी से त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। अगर एक भी त्रिभुज आपसे यहाँ पर छूट गया या एक भी त्रिभुज आपने ज़्यादा बना दिया तो वो ऑप्शन में मिल जाएगा और आप उस प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक है, तो बड़े ही देख के हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ऑडियो को 59416 लिखा जाता है और बैंड को 6238 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा? अभी हम पिछला सवाल ऐसे ही करके आए हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कॉमन। कॉमन इसमें ऑडियो में केवल और केवल डी है और बैंड में डी है। इन दोनों में केवल और केवल डी कॉमन है, तो वो हमसे डी का ही पूछ रहा है। जो कॉमन होगा वही आपसे पूछेगा। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हमारे पास है 6। क्या कॉमन है? यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 6 कॉमन है।
तो 6 को हम दोनों साइड से हटा देंगे, तो 6 को हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे और डी के लिए हम लिख देंगे, डी के लिए हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कीवी शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। ठीक है, कीवी हमारे पास कहाँ है, कीवी हमारे पास है चौथे नंबर पर, तो इसके विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के मैंगो, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और पियर के विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ के प्लम, और लाइम के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा मेलन। इस तरीके से हम इसमें विपरीत निकालते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी चिन्ह ऐसा देख लेंगे, चिन्ह है, अक्षर है, कोई भी ऐसा देख लेंगे जो आपको प्रश्न में चारों में मिल रहा है और ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐप देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐप की पोजीशन चारों ऑप्शनों में अलग अलग है, केवल और केवल पहले और चौथे ऑप्शन में एक पर है, तो हम 2 ऑप्शन कैंसिल कर देंगे और देखेंगे। तो पहले में ऐप देखिए, जैसे हमारा एक बॉक्स है, इस तरीके से हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, अब 1, 2 और 3, 4, 5, ठीक है, बीच में और यहाँ इस तरीके से हमारे ये बॉक्स मान लेते हैं, इस तरीके से बॉक्स है हमारे पास। अब इस बॉक्स में पहले वाले में जो एफ है ना, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, एफ की पोजीशन है यहाँ। ठीक है, एफ की पोजीशन है इस कॉर्नर पर, और दूसरे वाले में एफ की पोजीशन आ गई इस कॉर्नर पर, यानी कि एफ कैसे गया, एफ ऐसे गया। ठीक है, एफ ऐसे आया 180 डिग्री, फिर इसके बाद एफ चला गया यहाँ पर, एफ कहाँ चला गया, यहाँ पर, घड़ी के विपरीत ऐसे घुमा वो। ठीक है, फिर घड़ी के विपरीत ऐसे गया, ऐसे भी गया वो 180 डिग्री। इसके बाद अब हम देखेंगे एफ कहाँ गया, दूसरे में एफ यहाँ है, तीसरे में आ गया एफ यहाँ पर, एफ आ गया तीसरे में, अब चौथे में एफ पहुँच गया यहाँ पर, यानी कि घड़ी के विपरीत एफ पहुँच गया इस कॉर्नर पर। जब एफ इस कॉर्नर पर घड़ी के विपरीत जा रहा है, ठीक है, तो अब उसको जाना चाहिए ऐसे, यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये घड़ी की दिशा हो गई, घड़ी की दिशा हो गई, तो फिर एफ आएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। चूंकि एफ घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है तो एफ हमारा आ जाएगा इस कॉर्नर पर। अब हम देखते हैं एफ इस कॉर्नर पर किस ऑप्शन में है, तो एफ इस कॉर्नर पर केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है, तब हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना होता है इसमें कौन सा शब्द या अक्षर या फिर चिन्ह कितने डिग्री घूम रहा है और किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिवाइंड करेंगे वीडियो को, और आप एक बार और समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। हमारे पास एमएन दर्पण है, उसमें हमें साइन दिए हैं, साइन का हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा आएगा राइट में और राइट वाला हिस्सा जाएगा लेफ्ट में। तो ए वाला जो साइन है ना, ए वाला साइन हमारा हो जाएगा इस तरीके से बीटा। ठीक है, बीटा हमारा बनेगा इस तरीके से, और वो जाएगा ऐसे बनाएंगे जब हम इसको, तो बीटा अभी हमारा इस कॉर्नर पर है, कहाँ है बीटा हमारा इस कॉर्नर पर, तो अब वो इस कॉर्नर पर पहुंच जाएगा यानी कि पहले वाले पर। तो हम देखेंगे बीटा हमारा इस कॉर्नर पर कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है केवल। ठीक है, आप देखेंगे ये बीटा इसकी पोजीशन बदल गई, ठीक है कि नहीं, और बाकी में किसी में नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें गलत पोजीशन पर है। ठीक है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला है हमारे पास 23, 27, 35, 47 और 63। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर है 4 का, 27 और 35 के बीच में अंतर है 8 का, 35 और 47 के बीच में अंतर है 12, 47 और 63 अंतर है कितने का, 47 और 63 के बीच में अंतर है हमारा 16 का। कितना अंतर है, 16। अब हम देखेंगे 4, 8, 12, 16, यानी कि 4 4 जुड़ रहा है प्रत्येक संख्या में, तो यहाँ हो जाएगा 16 और 4 20। 63 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 83। कितना मिलेगा, 83, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। समुच्चय हमारे पास क्या दिया है, 12, 132 और 11। क्या समुच्चय है, 12, 132 और 11। उसके बाद अगला है 13, 104 और 8।
इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 12 इंटू करेंगे हम 11 का तो हमें मिल जाएगा 132। फिर 13 में जब हम इंटू करेंगे 8 का तो हमें मिल जाएगा 104। मतलब पहली और तीसरी संख्या का गुणा करने पर हमें दूसरी संख्या मिल रही है। तो पहले ऑप्शन में ट्राई करेंगे हम 7 और 15। 7 और 15 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 105। कितना मिल जाएगा? 105। तो हम कह देंगे पहला ऑप्शन चेक किया और पहले पैर ही उत्तर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या है लॉजिक लगाएंगे इसमें। और क्या है, ये तो छोटे मोटे गुणा है, यानी कि मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, तो आप इनको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। और ये तो आपको मौखिक होने चाहिए, ठीक है, पहाड़े जो है ना वो आपको मौखिक होने चाहिए, तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर में। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ZBRL को क्या कह रहा है, वो ZBR और L को UWM और G से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार IDSQ DYNL से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए EVNA निम्न में से किससे संबंधित है। तो अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में क्या बताया था, इससे पहले जो हमारा सवाल आया था, इन दोनों में एक ही नियम लागू होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जब एक ही नियम लागू होगा तो फिर आप किसी भी एक में नियम देख लें और उसके बाद इसमें आप उस नियम को अप्लाई कर दें। दोनों में अगर आप नियम वेरीफाई करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, यानी कि समय बर्बाद होगा, और पेपर में हमें अपना समय बचा के चलना है। तो सबसे पहले इनके हम क्रम लिखेंगे। क्रम Z का क्रम है 26, B का क्रम 2, R का क्रम 18 और L का क्रम 12। यहाँ U का क्रम है 21, W का क्रम है 23, आप लोगों को वीडियो M का क्रम है 13, आपको वीडियो अच्छा लगा क्रम है 7। तो आप हमें क्या दिखाई दे रहा है, 26 और 21, यानी कि माइनस का हो रहा है यहाँ आपको 5। कोई भी प्रश्न समझ में 2 नहीं आया और 23, तो फिर कमेंट से के यहाँ माध्यम से माइनस का हो गया बताइए, 5। हम आपको वो प्रश्न 18 और 13, फिर -5 हो गया यहाँ पर, यही कोशिश 12 और 7, फिर -5 हो और गया। आपको पेपर में ठीक है, तो फिर E में जब हम -5 करेंगे, E का क्रम 5, B का क्रम 22, हमें कमेंट में N का क्रम 14, कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का, तो जब E में -5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा Z। ठीक है, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 पे हम Z होता है हमारा। बी में जब हम -5 करेंगे तो 17 पे हमारे पास होता है Q। ठीक है, फिर N 14 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 9 पे हमारा होता है I। फिर A यानी 1, और 1 में से जब हम कितने घटाएंगे 5, तो 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा B। अगर आपको वीडियो ठीक अच्छा लगा है कितना मिलेगा B। वर्णमाला में A का क्रम हम 1 या फिर 27 मानते हैं। 27 में से जब 5 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 22 पे हमारा होता है B। इस तरीके से ZQIB यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। यही कोशिश है जैसे हम इसको चेक करते हैं, इन दोनों में हमें नियम देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक में नियम देख लेंगे वही नियम हमारा सही हो जाएगा। तो आप अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए। तो यहाँ हम देख रहे हैं श्रृंखला लिखते हैं। सबसे पहले श्रृंखला हमारी क्या है, श्रृंखला है हमारी TMFUNEVOD प्रश्नवाचक XQB। अब यहाँ देखेंगे पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना, तो वर्णमाला में T के बाद आता है U के बाद आता है V के बाद हम देखेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास W। क्या आएगा? W के बाद आएगा X। तो W केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे और आगे पेपर में तो केवल आपको इतना ही करना है, और इतने से आपका अगर उत्तर आ गया तो आप उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब है M के बाद आता है N के बाद O के बाद आएगा P। ठीक है, P आ गया यहाँ पर, और P के बाद आता है Q। अब देखेंगे F, यहाँ माइनस में जाएगा, F के पहले आएगा E के पहले आएगा D, और D के पहले आएगा C। क्या आएगा? C, और C के पहले क्या आता है B। तो WPC हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है हमारा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 7 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 2006 से हम चलेंगे, 15 अगस्त 2006 से हम चलेंगे 15 अगस्त 2017 तक। अब हम सेम डेट में क्यों चले हैं, सेम डेट में हम इसीलिए चले हैं क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है, जो इस तरीके से निकालने में हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, सितंबर जो 7 सितंबर है ना, वो हमारा अगस्त के बाद है, तो यहाँ तक हमें आसानी हो जाएगी। अब 6 से 17 तक कुल वर्षों की संख्या हम देखेंगे, कुल वर्ष हमारे पास हो जाएंगे 11। कितने वर्ष हो गए? 11।
अब इनके बीच में देखेंगे हमारे पास लीप ईयर कौन कौन से पड़े हैं। लीप ईयर हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि लीप ईयर में एक दिन विषम ज़्यादा होता है, यानी कि एक विषम दिन हमारा ज़्यादा होता है साधारण वर्ष की तुलना में, तो उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2006 के बाद हमारा लीप ईयर कौन सा आएगा, एक तो आएगा 2008। और लीप ईयर हमारा कौन सा होता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देखते हैं, क्योंकि 4 वर्षों बाद आता है हमारा लीप वर्ष। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे, अगर भाग पूरा जाएगा तो हम कह देंगे वही वर्ष हमारा लीप वर्ष है। 2008 के बाद आएगा हमारा 2012 और 2012 के बाद आएगा 16, यानी कि 3 लीप वर्ष हमारे आ गए इसके बीच में। तो 3 दिन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे तो कुल विषम दिनों की संख्या हो गई हमारे पास 14। 14 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 0, और 0 का मतलब होता है वही दिन। 0 का मतलब क्या होता है, वही दिन जो दिन यहाँ पर है। अब हम आ चुके हैं 15 अगस्त 2017 को हमारे विषम दिन हो गए 0। अब 15 अगस्त से अब हमें चलना है 15 अगस्त से 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक हम चलेंगे तो अगस्त में हमारे पास होते हैं 31 दिन। कितने, 31। 15 दिन हमारे बीत चुके हैं, अब हमारे पास बचे 16 दिन। 16 दिन में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा हमारे पास 2, और अगस्त में हमें केवल जाना है 7 दिनों तक, तो 7। तो यहाँ हमारा हो गया 9 कुल विषम दिन। तो 9 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो पुराने विषम दिन कितने आए थे हमारे पास, 0 का कोई अर्थ नहीं है, और अब आ गया हमारे पास 2, तो कुल विषम दिन 2 आ गए। अब इस 2 को आपको क्या करना है, इस 2 को आप इस मंगलवार में जोड़ देंगे। तो मंगलवार में जब आप 2 दिन जोड़ेंगे तो आपको गुरुवार मिल जाएगा, यानी कि बुधवार और गुरुवार। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुरुवार बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो पहला कथन कह रहा है हमारा कुछ शेर, पहला कथन कह रहा है ये हमारे पास शेर हैं और कुछ शेर हमारे क्या हैं, तेंदुए हैं, ठीक है। जैसे वो कह रहा है वैसे हम चल देंगे। कुछ शेर हमारे हो गए तेंदुए। अब इसके बाद कह रहा है कोई तेंदुआ बाघ नहीं है। तो तेंदुआ और बाघ इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। फिर कह रहा है वो कि कुछ शेर बिल्लियां हैं। तो शेर का इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्ली। क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, यानी कि कैट। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है वो हमारा कोई बाघ बिल्ली नहीं है। बाघ और बिल्ली के बीच में कोई संबंध नहीं है, ना ही हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। तो पहला कथन हो गया हमारा गलत, ठीक है, पहला कथन हो गया हमारा गलत। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है हमारा कुछ शेर बाघ हैं। शेर हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है, और बाघ हमारे पास यहाँ है। तो शेर और बाघ का भी कोई संबंध नहीं है, तब हम कहेंगे निष्कर्ष 2 भी गलत है हमारा। फिर कोई बिल्ली तेंदुआ नहीं है। बिल्ली और तेंदुआ, कोई भी बिल्ली तेंदुआ नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि इसका एक दूसरा वेन डायग्राम भी बनेगा तो उसमें कुछ बिल्ली तेंदुआ हो भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे कि निष्कर्ष 3 हमारा सही है। तो फिर तीनों हमारे गलत हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 ना तो 1 ना 2 ना 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को आपस में बदला जाए और गुणा और माइनस को आपस में बदला जाए। तो सबसे पहले हमारे पास 39 के बाद है हमारे पास प्लस को हमें बदलना है डिवाइड से। डिवाइड करेंगे हम 13 के बाद है इंटू को बदलेंगे हम माइनस से, माइनस करेंगे हम 12 के बाद फिर डिवाइड है, डिवाइड को हम बदलेंगे प्लस से, प्लस करेंगे हम 5 का, उसके बाद है माइनस को करेंगे हम इंटू से रिप्लेस, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे तो यहाँ मान आ गया हमारा 3, क्योंकि 39 में 13 का भाग लगाएंगे तब मिलेगा हमें 3। उसके बाद करेंगे माइनस का 12, फिर प्लस का करेंगे 5 × 4 यानी कि 20, ठीक है। तो प्लस का हमारा कितना हो गया 3 और 20 हमें मिल जाएगा 23, और माइनस का करेंगे हम 12। तो 23 में से हमारा 12 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हमें केवल इसमें कुछ नहीं करना है, चिन्हों को बदलना है और उसको हल करना है। जब भी आपको किसी भी समीकरण में डिवाइड और इंटू एक साथ मिल जाते हैं आगे पीछे तुरंत ही, तो सबसे पहले आप उस समीकरण में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप इंटू करेंगे और अपने प्रश्न का हल निकालेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।